हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को दोस्तों हैप्पी योगा डे। सभी लोग योग कीजिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अनअकैडमी दोस्तों आपके लिए लाया है एसएससी और बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट, सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट। ये 26 जून को होने वाला है, 10 बजे सुबह में होगा। अभी जाइए एनरोल कीजिए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आप 10 लाख रुपए तक के प्राइजेस जीत सकते हैं। फर्स्ट प्राइज यहाँ पर दोस्तों लैपटॉप है, सेकंड पर मोबाइल, थर्ड पर एयरपोर्ट्स है। इसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट कार्ड भी आप जीत सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग एनरोल कीजिए, अपनी तैयारी को भी परखिए, साथ ही साथ इनाम भी जीतने का मौका पाइए। अनअकैडमी के द्वारा गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट ये आयोजित कराया जा रहा है। डेट मत भूलना, 26 जून 10 बजे सुबह में। एमजेटी कोड यूज कर लेना जिससे आपको थोड़ा सा सहूलियत भी मिल जाए। एमजेटी 10 कूपन कोड डालना मत भूलना। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की, कहीं भूल तो नहीं गए, कर लेते हैं रिविजन। विश्व शरणार्थी दिवस या कहें वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये 20 जून को मनाया जाता है। और चाइना ने अभी फुजियान नाम से अपना सबसे उन्नत स्वदेशी विमान वाहक पोत लॉन्च किया है। गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण देने की घोषणा करी है। राधा अयंगर प्लम अमेरिकी राष्ट्रपति के पेंटागन के शीर्ष पद पर पहुंच गई हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की गई हैं। ठीक है। एपी ईडा ने अभी हाल ही में 8 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया बहरीन देश में। और वहीं मास्टर कार्ड पर लगा बैन हटा दिया है आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा कि अब मास्टर कार्ड भी नए कस्टमर्स को इंडिया में ऐड कर सकता है। सिल्वर्स ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रमोद के मित्तल। और वहीं ईबी अपनाने में तेजी लाने के लिए जियो बीपी ने जोमेटो के साथ साझेदारी करी हुई है। दिनेश कार्तिक T20 इंटरनेशनल अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बकाया पोर्टफोलियो के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है तमिलनाडु, सेकंड पर बिहार, थर्ड पर है पश्चिम बंगाल। ये तो थे कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने रिवीजन किया बहुत अच्छे से। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी दोस्तों 3 देश करेंगे, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। इन 3 देशों में आयोजित कराए जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन आप लगा देंगे। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, द हिंदू का आर्टिकल है, फीफा अनाउंसेस 2026 वर्ल्ड कप वेन्यू अक्रॉस यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इमेज दोस्तों, इस बार के फीफा वर्ल्ड कप जो होगा 2026 का, उसे यूनाइटेड 2026 कहा जाएगा। आप अगर वर्ल्ड मैप में देखे होंगे तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ये सभी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 48 टीमें इस बार हिस्सा लेंगी। ठीक है, इस बार मैं जब भी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये समझना कि 2022 वाला कतर फीफा विश्व कप जो है उसको मैं स्किप करके बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये 48 टीमें भाग लेंगी इसमें 2026 वाला जो होगा, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। 48 टीमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। और वैसे इस बार का कतर फीफा विश्व कप जो है इसमें 32 टीमें हिस्सा लेंगी और ये भी अभी तक का सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगली बार तो और बड़ा आयोजन होगा, 48 टीमें। दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है फीफा वर्ल्ड कप, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, सबसे पॉपुलर भी होता है फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, तो इस बार ये 21 नवंबर से 18 दिसंबर कतर में होगा। लेकिन 2026 वाला अनाउंस हो गया है, ये अमेरिका के 11 शहरों, मैक्सिको के 3 शहरों और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। टोटल 16 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। क्लियर है? 2026 में फीफा के बारे में बात करेंगे। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई थी, पेरिस में फ्रांस में स्थापना हुई थी, लेकिन अभी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। भारत फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? 106 स्थान पर है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों स्काई ट्रैक्स के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों के बारे में बताया गया है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बताया गया है। और ओवरऑल कैटेगरी में दोस्तों हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगातार दूसरी बार टॉप पर रहा है। ये कतर का एयरपोर्ट है, कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये टॉप पर एक बार फिर से आ गया है।
मैंने जैसे कि आपको बताया कई और कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं स्काई ट्रैक्स के द्वारा, तो जिसमें से एक तो मैं कल ही डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट कौन बना, तो आप बताएंगे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का। ओके, तो ये इंडिया और साउथ एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है। और कर्मचारी सेवा और भोजन के मामले में बात किया जाए तो सबसे बढ़िया एयरपोर्ट सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। खरीदारी और परिवार अनुकूल अगर पूछा जाए एयरपोर्ट तो इंस्तांबुल का एयरपोर्ट है, ठीक है, तुर्की में। दुनिया का सबसे स्वच्छ और सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा पूछा जाए तो टोक्यो का आप बताएंगे, जापान में है, ठीक है, टोक्यो का हानेडा एयरपोर्ट। ओके, तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कतर का है, ये लगातार दूसरे वर्ष ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर है। आगे देखते हैं, फिनलैंड में आयोजित कुओर्टेनो खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो नीरज चोपड़ा ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीत लिया है। अभी फिनलैंड में एक आयोजित किया गया था कुओर्टेनो खेल, तो वहां पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत लिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड एट कुओर्टेन गेम्स इन फिनलैंड। देखिए यहाँ पर आपको आर्टिकल देने का दो फायदा, एक तो पहला ये कि आपको ट्रस्ट रहेगा कि हाँ ये जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं बिल्कुल ऑथेंटिक है और 100% रियल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस भी मैं दिखा रहा हूँ वो भी एक बड़े न्यूज़पेपर का। इसके अलावा दूसरा जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं हुई, जिनको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए था वो भी आराम से पा सकेंगे। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो फटाक से, आप लोग जो कहते हो वो अपडेट लाया जाता है और हल्का सा मैं एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भर डालते हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कम से कम एडवर्टाइजमेंट करने की, लेकिन फिलहाल वो भी जरूरी है दोस्त, क्योंकि आपके लिए जो सारे फीचर्स लाए जाते हैं उसके लिए हमारे पीछे बैकग्राउंड में टीम लगी रहती है और वो टीम का वर्क होता है और वो टीम चार्ज भी करती है, तो वो हमें देना पड़ता है। तो इस चीज़ को समझो आप, इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं कि यूट्यूब की अर्निंग से मैं उनको लोग को पे कर सकूँ, इस वजह से स्पॉन्सरशिप करना और बीच बीच में कोर्सेज वगैरह के बुक्स वगैरह के एडवर्टाइजमेंट करना ये मेरी मजबूरी है। फिर भी आप लोग के फीडबैक को लिखते हुए मैं कम करूंगा इसको, ठीक है। नीरज चोपड़ा फिनलैंड में फिलहाल ये गोल्ड जीत चुके हैं। ध्यान रखिएगा अभी एक और गेम हुआ था उसको लेकर के कंफ्यूज मत होना, पाओ नूरमी गेम्स हुआ था, उसमें इन्होंने 89.30 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था, उसमें इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाए थे, उसमें ये सिल्वर जीते थे। क्या जीते थे? सिल्वर। लेकिन इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था भाई, इंटरनेशनली ये सिल्वर जीते हैं लेकिन नेशनल में तो भारत में तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए हैं, तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था नीरज चोपड़ा ने। लेकिन यहाँ पर एक और गेम हुआ जस्ट कुछ दिन के बाद फिनलैंड में कुओर्टेनो गेम्स, इसमें केवल 86.69 मीटर ही फेंके लेकिन ये गोल्ड जीत गए, क्योंकि सेकंड वाले 86.64 मीटर पर रह गए और थर्ड वाले एंडरसन पीटर्स ये 84.75 मीटर से की दूरी पर भाला फेंक पाए। नीरज चोपड़ा दोस्तों ये इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला गोल्ड दिलाया है। एथलेटिक्स में भारत के पास एकमात्र गोल्ड है ओलंपिक में। ओके, नीरज चोपड़ा ये दोस्तों कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं ये। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को दोस्तों ओलंपिक में गोल्ड जीता था, इस वजह से 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप नीरज चोपड़ा हैं ये। ओके, अगला 2021 में नवीनीकरण ऊर्जा परिवर्धनों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों तीसरे स्थान पर है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2021 में नवीनीकरणीय ऊर्जा परिवर्धनों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली फॉर टोटल रिन्यूएबल एडिशन इन 2021। तो इसमें टॉप पर कौन है? तो इसमें टॉप पर है दोस्तों रसिया और सेकंड पोजीशन पर है चाइना। ये रिपोर्ट जारी की है REN21 ने। रिपोर्ट का नाम है नवीकरणीय ऊर्जा 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट। तो इसमें बताया गया है कि भारत ने 2021 में 15.4 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी स्थापित करी हुई है और इस मामले में ये तीसरे स्थान पर है। क्लियर? अगला, निम्न में से किस भारतीय कंपनी को शीर्ष 100 वैश्विक सबसे बड़े ब्रांडों में शामिल किया गया? तो दोस्तों TCS, LIC, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ये सभी जो चार भारतीय कंपनियां हैं इन चार को टॉप 100 में शामिल किया गया है ग्लोबल मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की लिस्ट में। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, 4 इंडियन कंपनीज ज्वाइन एप्पल, गूगल एंड अमेजॉन एज वर्ल्ड टॉप 100 ब्रांड। दुनिया के टॉप 100 ब्रांड्स में ये 4 ब्रांड भारतीय जुड़ गए हैं।
इसमें अगर रैंकिंग की बात करें तो टीसीएस टॉप पर है भारत में सबसे ज़्यादा, ओवरऑल इसकी रैंक है 44वीं। सेकंड पर एचडीएफसी बैंक है 61 रैंक के साथ, और इन्फोसिस है तीसरे पर 64 रैंक के साथ, और एलआईसी जिसका भी आईपीओ आया था इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था, तो ये 92वें रैंक पे है और टॉप 100 में शामिल हो गया है। वहीं एप्पल दोस्तों टॉप पर बना हुआ है 947.1 बिलियन डॉलर ब्रांड वैल्यू के साथ, ये $1 ट्रिलियन की रेस में लगा हुआ है और जल्द ही इसका हो सकता है $1 ट्रिलियन पहुंच जाए। एप्पल के बाद गूगल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है। क्लियर है। तो अगर भारत में बात करें सबसे मूल्यवान, तो टीसीएस है भारत के बाहर निकलने वाला सबसे मूल्यवान ब्रांड। अगला, अच्छा इसको जारी किसने किया है, तो आप याद रखेंगे कांतार ब्रांड्स ने। कांतार ब्रांड्स ही ऐसे रिपोर्ट जारी करती है। अगला, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर अभी नेशनल लेवल का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। गृह मंत्रालय के द्वारा यह आयोजित किया गया था और चीफ गेस्ट गृह मंत्री ही थे। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह जी चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ओके, तो ये सेमिनार साइबर क्राइम को रोकने के लिए और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए था। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी पर दुनिया का सबसे बड़ा अभी अभ्यास हुआ था, कहाँ पर हुआ था, एस्टोनिया में। कहाँ पर, एस्टोनिया में हुआ था। नाम क्या है, लॉक्ड शील्ड। किसने कराया था, लॉक्ड शील्ड किसने कराया था, तो आप बताएंगे नेटो ने। नाटो के सदस्य देशों ने मिलकर के कराया था। अच्छा, इसमें शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना था, तो आप बताएंगे साउथ कोरिया। कौन, साउथ कोरिया। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड की मसाल रिले का शुभारंभ किसने किया, तो इसका शुभारंभ किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। 44वां शतरंज ओलंपियाड, ये दोस्तों आपको पता होगा चेन्नई में होने वाला है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कवर किया था इसको। तो यहाँ पर 44वां चेस ओलंपियाड जो होने वाला है इसके लिए मसाल रिले का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। एक और इंटरेस्टिंग बात, ये ओलंपियाड जो होता था, चेस ओलंपियाड जो है, शतरंज ओलंपियाड में आज तक कभी मसाल रिले नहीं आयोजित की गई, लेकिन भारत में आयोजित होते हुए यहाँ पर मसाल रिले भी आयोजित की गई। तो भारत बन गया मसाल रिले रखने वाला चेस ओलंपियाड में दुनिया का पहला देश। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, इसको स्टार बना दे रहा हूँ, इसको याद रखना। भारत शतरंज ओलंपियाड मसाल रिले रखने वाला पहला देश बन गया है। क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अभी इसका उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। अब ये मसाल रिले जो है ये जगह जगह जाएगी, 40 दिनों तक 75 जगहों में 75 शहरों में ले जाया जाएगा इस मसाल को। ठीक है, उसके बाद चेन्नई के पास महाबलीपुरम में लाया जाएगा और वहाँ पर अंतिम समापन होगा। शतरंज महारथियों से मिलवाया जाएगा और इसी प्रकार से मसाल रिले चलेगी, ठीक वैसे ही जैसे ओलंपिक में चला करती है। क्लियर है। तो फाइड के द्वारा ये आयोजित होता है। फाइड आप जानते ही हो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये परंपरा पहली बार आई है ओलंपिक की तरह। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। आयोजन कहाँ पर होगा, 28 जुलाई से 10 अगस्त चेन्नई में आयोजित होगा। अगला, त्रिनेत्र बैच है, जान लो इसके बारे में, एप्लीकेशन में है, सारी डिटेल्स एप्लीकेशन पर आ गया है। अगला, भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना, तो वो बन गया है चाइना। भारत से टूटे चावल सबसे ज्यादा मात्रा में चाइना ने इंपोर्ट किया हुआ है। अब ये टूटा चावल करेगा क्या, कुछ तो करेगा, चाइना है भाई। चाइना टेक्स ओवर एज बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस। अभी तक क्या होता था, चाइना इंडिया का जो ब्रोकन राइस होता था, टूटा चावल होता था, वो अफ्रीकी देशों में भेज दिया जाया करता था, अफ्रीकन कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही गरीबी वगैरह है, गरीब देश हैं तो उनको कम प्राइजेस पे चाहिए होता है, तो वहाँ पर मोस्टली भेज दिया जाता था। लेकिन चाइना जो है पिछले एक साल में कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया इंडिया से। देखिए 212.10 लाख मीट्रिक टन LMT जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इतने भारत ने कुल निर्यात किए थे, जिसमें से 16.34 लाख मीट्रिक टन जो है अकेले चाइना ने खरीद डाले, जिसमें 97% चाइना जितना भी चावल आयात किया है भारत से उसमें 97% टूटा हुआ चावल था। अब यही समझ नहीं आ रहा है करेगा क्या, ये कुछ भी कर सकता है, ये भी हो सकता है एथेनॉल वगैरह बनाए, ठीक है, भारत की तरह, ठीक है, और हो सकता है बहुत सारे यूज होते हैं भाई, वो जरूरी नहीं है कि चावल का यूज केवल खाली खाने के लिए ही किया जाए। तो ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में अब तक दिया जाता था, अब चाइना
सबसे बिगेस्ट इम्पोर्टर बन गया है। वैसे इम्पोर्टर से अगर याद आया तो एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी मई 2022 में एक रिपोर्ट आई कि मई 2022 में ऑयल इम्पोर्टेशन के मामले में इंडिया इंडिया जो है रसिया से सबसे ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट किया था। आपको पता होगा रसिया ने एक्सपोर्ट करने के मामले में सऊदी अरेबिया को पीछे कर दिया था इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करने के मामले में। तो सबसे ज़्यादा तेल हम लोग कहाँ से खरीदे हैं मई 2022 में? रसिया से। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया? तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ये शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। तो इन्होंने अभी हाल ही में योग ओलंपियाड का आयोजन किया है। यहाँ पर देख पाएंगे आप आर्टिकल नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 धर्मेंद्र प्रधान calls for prioritize yoga from ECCC to class 12। ओके, तो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पीच वगैरह भी दिया। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ओके, तो शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। योग दिवस मनाया जा रहा है आज, इसकी क्वेश्चन इसका भी लेना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इंटरनेशनल योगा डे की इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है दोस्तों योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। थीम ही पूछी जाएगी, दिवस आपसे इसका नहीं पूछा जाएगा। दिवस क्यों पूछेगा? 21 जून सबको पता है कि योग दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम पूछी जाएगी। पिछली बार की थीम पूछी जाए तो आप बताएंगे योगा फॉर वेलनेस, यानी 2021 की थीम योगा फॉर वेलनेस, 2022 की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता, यानी मानवता के लिए योगा। ओके, तो 2015 से भारत की ही पहल पर योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इस बार इसका 8वां संस्करण है। योगा फॉर वेलनेस इस बार की थीम है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप मैं ये सभी क्वेश्चंस आपको याद करवाने में सक्षम रहा हूँ, कामयाब हो पाया हूँ। तो अगर आपको याद हो गया है तो आप लोग लाइक करके हमें बता दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस समय दोस्तों आप लोग बहुत कम शेयर कर रहे हो, नाम मात्र शेयर कर रहे हो। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है, लेकिन उसके पीछे कारण है क्वालिटी बढ़ाया जा रहा है, जिससे मैं चाहता हूँ कि अगर आप बाद में भी वीडियो देखो, जब भी देखो दिन भर में टाइम निकाल करके, तो आपको प्योर कंटेंट मिल पाए, आपको 100% और अच्छा कंटेंट मिल पाए। भीड़ भाड़ देख करके आप मत इधर उधर भटकने के चक्कर में रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी और की ना देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोच करके इस वीडियो को ना देखना कि इनके व्यूज़ कम आते हैं तो इनकी वीडियो ना देखते हैं, तो ये गलत मानसिकता होगी। आपको ये देखना है कि वीडियो लेट अपलोड होती है इसलिए व्यूज़ कम आते हैं। तो आपको यहाँ पर वीडियो को देखने पर और यहाँ कंटेंट जो आता है उसको देखने पर ध्यान देना चाहिए। लास्ट डे के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दोस्तों उज्ज्वल भुयान हैं। भारतीय रेलवे ने हाइपर लूप सुविधा के लिए IIT मद्रास के साथ साझेदारी करी हुई है। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। अब बात करेंगे आज के क्वेश्चंस की। तो आज आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है, चाइना के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम था और एप्पल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना हमको। MJT ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से जा करके। नया कोर्स आया है ग्रुप डी का त्रिनेत्र बैच, बहुत ही जबरदस्त बैच है। इस त्रिनेत्र बैच को अगर आप ज्वाइन करते हो दोस्तों तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रुप डी में स्कोर करने में मदद मिलेगी। ग्रुप डी एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और याद रखो ग्रुप डी एग्जाम जुलाई में, मिड जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा सितंबर तक। कल कोई पूछ रहा था कि डेट आई कि नहीं, तो डेट अनाउंस हो सकती है। जुलाई के मिड में शुरू हो जाएगा एग्जाम आपका और सितंबर तक चलेगा। नोटिफिकेशंस वगैरह इसके लिए समझ लो कि अखबारों को पता लग गया है, तो मतलब आने ही वाले हैं। तो याद रहिए, तैयार रहिए आप लोग, बहुत कम समय बचा है और अच्छी तरीके से प्रॉपर स्टडी के साथ आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए MJT एजुकेशन सर्च करके, वहाँ पर भी आपको PDF क्विज़ेस वगैरह मिल जाएंगी। बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।